तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और हमारी जो एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एमआरएस में जो पॉक्सो एक्ट्स और चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड जो अलग अलग एक्ट्स हैं उन पर कुछ बेस्ड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने टॉप 15 जो थे हमारे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, 3-4 एक्ट के थे वो। आज हम कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो, कहाँ गया? हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर है भाई। ठीक है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पे है। अब ये मत बोलना सर अभी आपने पढ़ाया नहीं है तो अभी क्यों कर रहे हो, पढ़ा देंगे। स्टेटमेंट थोड़ी सी देख लो, जरूरी है क्योंकि अभी तक आई थिंक आप लोगों से ज्यादातर लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है कि ये पास हुआ था जनवरी 10, 2007 और जो फोर्स में आया था वो आया था आपका 1 नवंबर 2007 को। ठीक है, दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट कि ये पूरे भारत पर लागू होता है और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी होता है। ठीक है, तीसरा कहता है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है 2022 में, ये इसने क्या किया था, अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई थी जिसमें एज को, शादी के लिए जो एज थी उसको 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई थी। पहली बात क्या ये 2022 में किया गया था या फिर दिसंबर 2021 में किया गया था? ये न्यूज़ है दिसंबर 2021 की। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। अभी तीसरा गलत हो जाता है तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, तो यहाँ लिखा है करेक्ट। ठीक है, और अगर करेक्ट की बात करोगे तो तीसरा अगर आप गलत कर रहे हो तो ये और ये कट जाता है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट अगर आप केयरफुली रीड करोगे तो लिखा है कि भाई विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक, अगर इंडियन सिटीजनशिप है तो उस पर इंडियन रूल्स लगने चाहिए, अगर ऐसे सिविल रूल्स है। क्योंकि जो सिविल कानून होते हैं, सिविल लॉज जो होते हैं, वो इजिली किसी भी नागरिक पर लागू हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंसेस जो होते हैं वो कंट्री टू कंट्री क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जबकि शादी और इससे संबंधित जो मसले होते हैं वो सिविल ऑफेंस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में भी सही होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर सेकंड देख सकते हो, यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा 2022 में नहीं, दिसंबर 2021 में लाया गया था जिसमें 21 तक एज बढ़ाकर बोल दी गई थी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब एनसीपीसीआर एक्ट जो हम पढ़ चुके हैं उस पर एक क्वेश्चन है भाई कि इसमें बोला गया था कि इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेशन किया था 1990 की यूएन जनरल असेंबली समिट में। ठीक है, और कमिटमेंट शो की थी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो हुआ था, आपने जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया भी था, आपको ये डिटेल से बताया भी था कि जो सीआरसी है, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, ठीक है, यूएन का, उसको भारत ने रेटिफाई भी किया है 1989 1990s के आसपास वो हुआ था, तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये स्टेब्लिश करता है एनसी, मतलब नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन को चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और कहता है कि चिल्ड्रन कोर्ट फॉर स्विफ्ट ट्रायल इन 2005, इसने 2005 में ऐसा कर दिया भाई। एक्ट, आप सोचो कि हमारे सरकार क्या इतनी तेजी से कोई काम करती कि जिस साल एक्ट आया उसी साल उससे संबंधित बॉडी, अथॉरिटी सब बना दी जाती है? ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं उस साल इतनी जल्दी सब कुछ होना, मतलब कोर्ट्स भी बना दिए गए, नेशनल कमीशंस भी बना दी गई, उसके बाद स्टेट कमीशन भी बना दी गई, पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2013 में जाकर बनी है। सोचो, मतलब हर चीज में कितना कितना डिले हुआ है। 2005 में एक्ट आया था, 2013 में जाकर ये जो कमीशन था, स्टेट कमीशन, वो उत्तर उत्तर प्रदेश का बनाया गया 2013 में। तो कितना डिले हुआ, तो ये 2005 वाला यहाँ पर सही नहीं है स्टेटमेंट। एक्चुअली में ये बनाया गया था 2007 में, जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स था वो 2007 से वर्किंग करना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में जरा इसका आंसर कीजिएगा, पूछा जा सकता है। तीसरा बोल रहा है स्टेटमेंट कि 2003 में बच्चों के लिए भारत के राष्ट्रीय चार्टर और मई 2002 से संयुक्त राष्ट्र के अवार्ड फॉर फिट चिल्ड्रन ने इस अधिनियम को प्रभावित किया। तो 2003 का एक नेशनल चार्टर था, ठीक है, जो बच्चों के राइट्स को लेकर था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो आप केयरफुली देखोगे तो वो भी करेक्ट ही पूछ रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। ठीक है, आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट की जाएगी, मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मानव तस्करी नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कहता है, बिल्कुल कहता है भाई, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हियर। दूसरा स्टेटमेंट जो आर्टिकल 22 है, वो आर्टिकल 22 फिलहाल तो इन सब बातों को कहता ही नहीं है, वो डिटेंशन वगैरह की बातें करता है ना।
आर्टिकल 22 का कोई भी संबंध नहीं है चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट से, आर्टिकल 24 का है। किसका है? आर्टिकल 24 का। हमारी जो लाइव क्लास हुई थी उसमें भी ये बात मैंने बताई थी, और जो EMRS की हमारी यूट्यूब पे क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको आर्टिकल्स वगैरह पढ़ाए थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसमें, ठीक है। तो आर्टिकल 22 यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है, सेक्शन 370 एंड 370A ऑफ IPC प्रोवाइड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स टू काउंटर द मेनेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो IPC के सेक्शन है 370 और 370A, क्या वो ऐसी कुछ बात करते हैं? इसके लिए आपको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी उसकी क्लास यूट्यूब पे नहीं हुई है, पेपर से पहले ट्राई करेंगे कि वो सब कंप्लीट करा दी जाए। और अगर उससे पहले आपको करना है तो एग्जाम भी उसके लिए भी जो है एक सेकेंड, उसके लिए भी हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास आप देख सकते हो ये हमारा हॉस्टल वार्डन की यहाँ पर क्या है क्लासेस है, आप इसको ले सकते हो। नीचे नंबर दिया गया है 9205524028, इस पे आप कॉल करके कर सकते हो। इसमें सारे नोट्स वगैरह आपको इजीली मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, सारी चीज़ें आपको इसमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, ऐसी बात करता है, ठीक है, IPC ऐसी बात करता है। अब आपने देखा पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, और आपने सीधे आंसर की तरफ बढ़े। सपोज करो कि यहाँ पर ऐसे कर दूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आपसे बोलूं कि भाई बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर, जो अब आपने जल्दीबाजी में देखा पहला और तीसरा सही है, आप ऑप्शन सी पे करेक्ट करके चल दिए, ठीक है। पेपर में गलती हो सकती है थोड़ा सा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा टेक्निकल किया होता ना, 1 कर देता तो फंस सकते थे बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में। यहाँ पर कीवर्ड है गलत, इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इनकरेक्ट यहाँ पर सिर्फ क्या है, सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वही कंप्लीटली क्या इनकरेक्ट है, आर्टिकल 24 ऐसी बातें करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। ऑप्शन सी वगैरह इसका आंसर नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ITPA एक्ट हमारा जो था उस पर बात होगी। यहाँ पर कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक असाइन कर सकती है पुलिस ऑफिसर एज अ TPO, ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर। लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात की थी कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ईच स्पेसिफाइड एरिया चूजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दे अपॉइंट अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर। स्पेशल पुलिस ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल करती है और स्टेट करती है। तो इसकी भी बात हमने की थी कि सर स्टेट करती है, सेंट्रल नहीं करती है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है, काट दो, ठीक है। ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर जो होता है उसके पास सेम पावर होती है जैसे कि SPO के पास होती है, ठीक है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पास जो पावर्स है, ठीक है, लेकिन जो उसका कार्य क्षेत्र होता है, जो उसका वर्किंग एरिया होता है वो बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, वो काफी बड़े एरिया पर TPO काम करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या गया है, स्टेटमेंट करेक्ट पूछे गए, तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज, अब ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है चाइल्ड लेबर की, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन चेंज द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड जॉब्स एंड प्रोसेस फॉर चिल्ड्रन। ये एक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था जो शेड्यूल को अमेंड करने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इनहेरेंट है। मतलब सरकार, जो केंद्र सरकार है, वही इस जो ये एक्ट है उसमें संशोधन कर सकती है। यहाँ पर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट लिखा है जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको तो यहीं काट दोगे, खत्म इसका किस्सा। अब पहला स्टेटमेंट कट गया, दूसरा देखो, दे नीड टू गिव एटलीस्ट 3 months नोटिस। जब पढ़ाया था तो ये बात तो मैंने आपको बहुत बार समझाई थी कि 3 महीने का नोटिस तो देना पड़ता है भाई, है ना। इंडस्ट्री को शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेगी, तो 3 महीने का नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। तीसरा, केंद्र सरकार एक टेक्निकल चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी जो कमीशन है, कमेटी है, वो बना सकती है, हाँ बिल्कुल बना सकती है। तो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट हियर, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया, गलत पूछा गया। तो गलत यहाँ पर सिर्फ हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पूछा गया है, चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में ही है कि बच्चे जो है काम नहीं कर सकते शाम को 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में। क्या स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? चिल्ड्रन नहीं अलाउ है उनको ओवर टाइम करना, बताया था भाई ओवर टाइम बिल्कुल नहीं करा सकते हो, ठीक है। और बच्चों के काम करने का जो समय होगा उसको, मतलब उनका जो, मतलब एक बार में लगातार वो जो काम करेंगे वो 5 आवर्स करेंगे क्या? तो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे से लगातार 3 आवर्स मैक्सिमम वर्क कराया जा सकता है एक शिफ्ट में। उसके बाद 1 घंटे का उसको क्या देना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटे का उसको रेस्ट देना पड़ेगा, और फिर ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे काम करा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि बच्चे से पूरे दिन में सिर्फ आप 6 घंटे तक काम करा सकते हो, इंक्लूडिंग देयर रेस्ट आवर। तो ये बात आपको समझनी है।
तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, जबकि पहली और दूसरी यहाँ पर ठीक है। और पूछा क्या गया है, सही पूछा गया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के लेवल्स अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे आपको चाहिए और आपको चाहिए कि स्टेटमेंट बेस्ड सर और क्वेश्चन करा दो, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करा दो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखो, क्योंकि आपसे आपके ही जो रिव्यूज हैं, रिमार्क्स होते हैं, उन्हीं से हमें समझ में आता है कि किस तरह की चीजें आपको एक्चुअल में चाहिए। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा ना। तो प्लीज अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि चाइल्ड लेबर एक्ट ये भी है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि बच्चे को हर हफ्ते एक छुट्टी मिलनी चाहिए भाई, ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। इफ समवन एम्प्लॉयज अ चाइल्ड टू वर्क अगेंस्ट द रूल्स मेंशन्ड इन द सेक्शन 3, दे कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर एटलीस्ट 3 months बट अप टू 1 year। पहली बार अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो 1 साल तक की सजा, 3 महीने से 1 साल तक, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बार कोई ऐसा करता पाया जाता है तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, नन इज, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा सेक्शन वगैरह, ठीक है, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वो लीड्स द 3 member सिलेक्शन कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रिकमेंडेशन। ये बहुत मतलब उस समय पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि जो समिति बनाई जाएगी, जो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष को नियुक्त करेगी, उसके रिकमेंड करेगी, तो कौन उसको लीड करेगा। तो उसको लीड क्या पीएम करते हैं, क्या चीफ जस्टिस करते हैं, क्या प्रेसिडेंट करते हैं, या फिर मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो इंचार्ज होंगे वो इसको लीड करते हैं। एनसीपीसीआर वाला एक्ट को दोबारा से जाकर देख लो, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, ईएमआरएस की प्लेलिस्ट पे जाओ एसएससीबी पे, वहां पर ईएमआरएस आपको डालना है। ईएमआरएस में जितने भी एक्ट अभी तक है उसमें से 4 एक्ट लगभग हमने कर लिए हैं, बाकी वाले भी जल्दी से हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पेपर से पहले सब कुछ आएगा, ठीक है। चलो बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के संबंध में कोई यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट हमें देखना है। क्या देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, करेक्ट देखना है। चलो पहला क्या है, इट इज ट्रीटी अडॉप्टेड बाय यूएन असेंबली, जनरल असेंबली 1989, ठीक है, 1989 में आई थी, मैंने आपको बताया भी था अभी पहले, थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें। एवरी ह्यूमन बीइंग अंडर 18 years ओल्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज चिल्ड्रन, एज चाइल्ड। कोई भी जो 18 वर्ष से छोटा है वो एक चाइल्ड माना जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था इसे 1990 में, नहीं भैया, इंडिया ने 1990 में तो नहीं किया था, इसे कब किया था, 1992 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग, सरकार यहाँ पर पीछे रह गई, 2 साल बाद किया है, तो स्टेटमेंट कौन सी सही है, 1 और 2 करेक्ट है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ये सब करवाया हुआ है, पॉक्सो पर आ गया है। चलो, एक बच्चे को यूज किया जाता है मीडिया फॉर्म फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, ठीक है। दूसरा कह रहा है फर्स्ट कन्विक्शन है कि उसे 7 साल की सजा होगी, और कोई अगर मतलब बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए अगर यूज किया जाता है तो 7 साल की कैद होगी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 5 साल की कैद होगी अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित मटेरियल को क्या किया जाता है, स्टोर वगैरह किया जाता है। तो पहली बार जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था अगर पोर्नोग्राफिक मटेरियल को यूज मतलब स्टोर कोई करता है तो 5 साल की सजा नहीं है, वो 3 साल की सजा है। और ये पॉक्सो वाले एक्ट को पढ़ाते समय मैंने बार बार आपको बताया था ये पूछा जा सकता है, ठीक है, पेपर में, ठीक है। तो 3 साल की सजा है, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट कन्विक्शन क्या है, अगर ऐसा कोई करता है, ठीक है, तो वहां पर 7 साल नहीं है 5 साल है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए, पहला केवल सही है, तो स्टेटमेंट 2 और 3 इज इनकरेक्ट हियर, ठीक है, आर इनकरेक्ट हियर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इन अ चाइल्ड मैरिज हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड द कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द मैरिज। भाई अगर चाइल्ड मैरिज होती है, उसका जो बच्चा पैदा होता है उसकी कस्टडी को कौन डिसाइड करेगा, क्या चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर करेगा, मेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगी, या फिर चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों मिलकर कर सकती है, कौन करेगा। तो देखो भाई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होता है अल्टीमेट फैसला, वही फैसला ले सकती है, ठीक है। जो सीएमपीओ होगा वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है अथॉरिटी कि वो बच्चे को किसे देना चाहेगी कस्टडी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट वर द की इन्फ्लुएंसेस द कमीशन फॉर द, मतलब जो ये एनसीपीसीआर हमारा एक्ट आया था उसके पीछे कौन सा मुख्य कारण था, किसने इसको इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। तो एक अवार्ड फिट फॉर चिल्ड्रन, एक ये कैंपेन आया था, क्या 2002 में आया था, बिल्कुल ठीक है भाई, 2002 में आया था। नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन इन 2003 आया था क्या, हाँ जी बिल्कुल आया था भाई, 2003 में ही आया था।
बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों से ही इन्फ्लुएंस है ये वाला जो हमारा एनसीपीसीआर एक्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की पुष्टि कब की? तो हमने पढ़ लिया था 1990 किसमें की थी? 2 में की थी, 11 दिसंबर 1992 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, भारत में बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के कितने सदस्य होते हैं? भाई कितने सदस्य होते हैं? 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। आपको ये एक्ट रिसेंटली पढ़ाया गया था तो इसका आंसर आपको खुद करना है, इसमें मैं आंसर नहीं करने वाला। चलो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार 6 अन्य सदस्यों में से कितनी महिलाएं होनी चाहिए? ठीक है, कितनी महिलाएं होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको पता है क्या, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4? तो एटलीस्ट 2 वुमेन्स शुड बी देयर, ठीक है, वहां पर कम से कम 2 महिलाओं का होना क्या है? अनिवार्य है, ऐसा इस एक्ट में बोला गया है, ठीक है। सो फिलहाल जो हमारे क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे, अभी टॉप 15 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो अगर क्वेश्चन का लेवल आपको पसंद आया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया कि सर बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, या जो भी था क्वेश्चन में ये कमी थी, वॉट एवर इज देयर, आप वहां पर कमेंट बॉक्स में इस चीज को मेंशन कर सकते हो, सो दैट हम लोग अकॉर्डिंगली उस चीज को इंप्रूव कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू ऑल।